ये है आदरणीय चिराग पासवान जी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, दोनों पार्टी के। दोनों के बयानों में कहीं आपको कोई तल्खी नहीं दिखी होगी और हम सब यह मानते हैं एनडीए अटूट है, एनडीए में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बाकी मुद्दों पे कहीं कोई बात है तो ये तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कई मुद्दों पर हमारे विचार नहीं मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि एक संघर्ष की कहानी अगर लिखी जाएगी तो उसमें दीपा मांझी आती हैं। दीपा मांझी कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई। दीपा मांझी कोई मुख्यमंत्री की बेटी, कोई सांसद की बेटी, कोई विधायक की बेटी पैदा नहीं हुई थी। दीपा मांझी के संघर्ष को अगर कोई जानेंगे, हमें लगता है किसी पर कोई टिप्पणी करने के पहले उसके बारे में कुछ पता करना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से संतोष कुमार सुमन जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनकी पत्नी दीपा मांझी प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर चुकी हैं। हालांकि इसको लेकर बिहार में खूब सियासत भी देखा जा रहा है। गठबंधन के दल ही खुद इसका विरोध कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की। चिराग पासवान की पार्टी काफ़ी विरोध कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं श्याम सुंदर शरण, जो हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? लगातार ट्विटर से चाहे बयान के जरिए लगातार हमलावर हैं दीपा मांझी को टिकट मिलने के बाद में। कैसे देख रहे हैं? हमने नहीं देखा है किन्हीं का कोई बयान वैसा हमको हमारी नज़र से नहीं गुजरा है। बाकी ट्विटर पे तो हम लोगों के बहनोई ही हैं, जीजा जी हैं, चिराग जी के जीजा जी हैं, हम लोगों के भी जीजा जी हैं। हम लोग उनको उसी रूप में मानते हैं। थोड़ा बहुत रिश्ते हैं तो कुछ मजाकिया अंदाज में उनका चलेगा। तो क्या ये हंसी टिटोली ही माना जाएगी या सीरियसली माना जाए? क्योंकि चुनाव के वक्त तो हंसी टिटोली नहीं होती है। वही है आदरणीय चिराग पासवान जी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, दोनों पार्टी के। दोनों के बयानों में कहीं आपको कोई तल्खी नहीं दिखी होगी और हम सब यह मानते हैं एनडीए अटूट है, एनडीए में कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। बाकी मुद्दों पे कहीं कोई बात है तो ये तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि कई मुद्दों पर हमारे विचार नहीं मिलेंगे, लेकिन उन सब विचारों को कहिए तो कुछ विचारों को किनारे करते हुए, कुछ विचारों को साथ लेते हुए सब लोग एक साथ काम। गठबंधन का मतलब ही यही होता है। कुछ तो है कि पार्टियां अलग अलग चल रही हैं, अगर विचार एक हो जाती तब तो पार्टी ही एक चलती। तो ऐसे मुद्दों पर बहुत ज़्यादा कोई उसको तूल देने का हमको नहीं लगता है कि ज़रूरत है और हमारे तरफ से ऐसा कोई कुछ है भी नहीं। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम सकारात्मक होकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता को तय करना है, जनता तय करती है। जनता ने ही जीतन राम मांझी को इतना बड़ा बनाया। हमारी पार्टी को बड़ा बनाने वाली वही इमामगंज की जनता है। और दीपा मांझी और बातों से इतर अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि एक संघर्ष की कहानी अगर लिखी जाएगी तो उसमें दीपा मांझी आती हैं। दीपा मांझी कोई चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुई। दीपा मांझी कोई मुख्यमंत्री की बेटी, कोई सांसद की बेटी, कोई विधायक की बेटी पैदा नहीं हुई थी। दीपा मांझी के संघर्ष को अगर कोई जानेंगे, हमें लगता है किसी पर कोई टिप्पणी करने के पहले उसके बारे में कुछ पता करना चाहिए। दीपा मांझी केवल जीतन राम मांझी जी की बहू और संतोष मांझी जी की पत्नी नहीं है। दीपा मांझी महिलाओं के लिए एक आइकॉन हो सकती है। आपको मैं बताऊं कि जब जंगल राज था, जब जंगल राज के मसीहा जिस समय बिहार में जातीय और नरसंहार और कई तरह का तांडव मचा रहे थे, उस समय दीपा मांझी महिलाओं के लिए, गरीब परिवार के लिए, दलितों के लिए अलग जगा रही थी। उनके पिताजी और माताजी एनजीओ के माध्यम से कई संस्थानों से जुड़े हुए थे और उस ज़माने में जब आज तो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने बहुत विकास किया, कई अब तो गांव-गांव में स्कूल है, एजुकेशन है, सड़कें हैं, पीने का पानी है, तमाम तरह की सुविधाएं। उस समय तो क्या स्थिति थी, भयावह स्थिति, आप सबों को पता है। दीपा मांझी उस गांव से आती हैं जो बिहार और झारखंड के बॉर्डरिंग इलाका में आता है, जिसको आचार्य विनोबा भावे ने बसाया था। बापू ग्राम उसका नाम है। शायद उनको पता भी नहीं होगा जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। वहाँ से आगे बढ़ के दीपा मांझी अपने उस एनजीओ के वॉलंटियर के रूप में काम करती थी, गांव-गांव जाती थी। और आज तो माननीय नीतीश कुमार जी के कहिए कि विजन से
हर गली में बच्चियां घंटी टुनटुनाते हुए साइकिल लेकर के स्कूल जाती हैं, वो एक अद्भुत दृश्य होता है। दीपा मांझी उस समय साइकिल की घंटी टनटनाते हुए जब उस बीच जंगल को चीरते हुए निकलती थी, गांव के बच्चे छत पे से देखते थे कि कौन लड़की है जो साइकिल से जा रही है। वो दीपा मांझी आगे बढ़कर फिर उस ज़माने में राजदूत पे बैठ के गांव-गांव जाती थी और अलख जगाती थी, कई स्कूलों का संचालन का नेतृत्व करती थी। और अभी तो जानना होगा ना कि क्या संघर्ष किया दीपा मांझी ने। दीपा मांझी इसके पहले जिला पर रंग लाएगा इस चुनाव में निश्चित तौर पर वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, वो उस परिवार के सदस्य भी हैं, उस परिवार के सदस्य बनी, वो उनका सौभाग्य हुआ। आज उनको मौका भी मिल रहा है, जिला परिषद के सदस्य के रूप में भी उन्होंने काम किया। और त्याग का ऐसा आप देखेंगे कि जिला परिषद सदस्य रहते हुए जब उनके पति राजनीति में मुखरता से आगे आए तब उन्होंने अपने आप को बैक कर लिया। 2006 से 11 तक जिला परिषद की सदस्य रहीं। उसके बाद जब पति राजनीति की तरफ आगे आए तो उन्होंने अपने आप को बैक किया और परिवार को समय दिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए, परिवार के लिए। जो उनके समर्थक थे तो उनकी उपस्थिति में उनका भी ध्यान रखना, सारी चीज़ों से वो जूझी हुई महिला हैं। तो अभी जानना होगा उनको जो उन पर टिप्पणी कर रही हैं। कोई सिंगापुर से लैंड होके, कोई जापान और हांगकांग से लैंड होके वो नहीं आई हैं। वो इसी ज़मीन में पली बढ़ी और संघर्ष की कहानी है दीपा मांझी। निश्चित तौर पे जब वो ट्विटर हैंडल से भी देखा गया है कि दीपा मांझी और रोहिणी आचार्य में जब वो तूतू में होता था, वो भी लोग देखे हैं। सवाल यह है कि अगर सहयोगी दल ही इस तरह से विरोध करेंगे तो विपक्ष को तो मौका मिलेगा ना। नहीं, ऐसे देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय श्री जीतन राम मांझी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्राट चौधरी जी, विजय कुमार सिन्हा जी और चिराग पासवान जी, इनके बयानों का महत्व होता है। बाकी हम कार्यकर्ता हैं, हम प्रवक्ता हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, इनसे कहीं कुछ बोलना चलना ये सब चलता रहता है। इन शीर्ष नेतृत्व के आवाज़ में अगर आपको कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखे, कहीं कोई एक दूसरे पर प्रहार दिखे, कहीं एक दूसरे के विचारों में अंतर दिखे, कहीं कोई बात दिखे, तभी उसको गंभीरता से लेना चाहिए। नहीं तो कार्यकर्ता संस्कृति में और लोकतंत्र की इस खूबसूरत परिदृश्य में ये छोटी छोटी चीज़ें चलती हैं। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत सबको एक दूसरे की है और सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, तभी सब एक कहिए कि अम्ब्रेला के नीचे हम लोग हैं और काम कर रहे हैं। एक सवाल यह भी है कि परिवारवाद को लेकर के भी बहुत बवाल मचा हुआ है बिहार में। आप लोग पहले लालू परिवार को सिर्फ परिवारवाद से जोड़ते थे, लेकिन अब उसी घेरे में जो है संतोष कुमार सुमन पे भी उंगली उठाई जा रही है, जीतन राम मांझी पे उठाई जा रही है कि ये भी अपने परिवार के ही इर्द गिर्द। देखिए, मैंने उसी का जवाब दिया कि कोई ऐसा नहीं। परिवारवाद किसको कहते हैं कि बेटे का उम्र 25 साल नहीं हो रहा हो तो उसका गलत सर्टिफिकेट बनाकर उसको चुनाव लड़ा दो। कोई सिंगापुर और जापान में हो उसको बुलाकर चुनाव लड़ा दो। कोई कहीं दूर कुछ कर रहा हो उसको अचानक कहीं राजनीति के परिदृश्य में ना हो उसको बुलाकर चुनाव लड़ा दो। ये परिवारवाद होता है। कोई परिपक्वता नहीं है, ज्ञान नहीं है, कोई न भूगोल का, न इतिहास का, न वर्तमान का, न क्षेत्र का, कोई जिसको मतलब नहीं हो, वैसे लोगों को अगर आप चुनाव में लाकर बिठा देते हैं उसको परिवारवाद कहते हैं। बाकी कोई राजनीतिक परिवार का सदस्य अगर संघर्ष कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई कह सकता है। तब तो फिर उसका अलग परिदृश्य होगा। कोई संघर्ष के रास्ते आ रहा है। दीपा मांझी, मैंने तो कहा ना कि जो पुरोधा बने हुए हैं सामाजिक न्याय के, जो अपने आप को मसीहा कहते हैं, हमको बताएंगे कि क्या दलित राजनीति में केवल वैसे लोगों को आप लाकर चेहरा दिखाकर क्या साबित करना चाहते कि कपड़ा धोने वाली, पत्थर तोड़ने वाली, सफाई करने वाली, मजदूरी करने वाली दलित वर्ग में कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है क्या? क्या उनको उन्होंने आगे कभी बढ़ाया क्या? तो दलित राजनीति कैसे ऊपर उठेगी, इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। आखिर क्यों दलित वर्ग जो कभी किसी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे, उनको भी अपनी पार्टी बनानी पड़ रही, क्यों? आप क्या चाहते हैं कि दलित वर्ग केवल आपके यहाँ अगर भीख के रूप में टिकट मांगता रहे और आपका आशीर्वाद मिले तो वो सदन जाए, ना मिले तो वो ना जाए? ये तो जवाब उनको देना चाहिए। आखिर जवाब उनको देना चाहिए कि भाई दलित वर्ग को आज तक आपने आरक्षित सीटों तक ही सीमित करके क्यों रखा? आपको तो टिकट देने का क्षमता है, 100 टिकट 200 टिकट बांटते हैं, राज्यसभा से किसी दलित को नहीं भेजते हैं क्योंकि वहाँ पैसा नहीं मिल सकता है, वहीं तक आप टिकट देंगे। बड़े बड़े नेता को आप देख लीजिए, कोई दल ऐसा नहीं हुआ जिसने कि आगे बढ़ाया हो।
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया, लेकिन अभी भी काम करने की आवश्यकता है। आप बताएं ना कि एक समाज शास्त्र से पारास्नातक करके दीपा मांझी आई हैं, ऐसी महिला किसी पार्टी को नहीं मिलती है क्या? लालू प्रसाद जी को आज तक ऐसे किसी दलित वर्ग की किसी महिला से मुलाकात नहीं हुई क्या कि उसको आगे ला दें? तो उनका कपड़ा धोएगी और उनके यहाँ काम करेगा जो उसी तक सीमित रखना चाहते हैं। तो हम तो यह बताना चाहते हैं कि दलित राजनीति में जो जिन चेहरों को लाकर आप दलित राजनीति को, दलित वर्ग को कुंठित करने का प्रयास करते थे, तो मांझी साहब ने शुरुआत की है, तो उस कुंठा से निकालने का, दलित वर्ग में पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने का एक मौका। और एक बात और है, उन्होंने जिनको टिकट दिया है, ज़रा आप बता दें किनको दिया है। दूसरा, हमारे लिए तो हम अभी कितने टिकट बांटते हैं, ये उपचुनाव है, ये मांझी साहब का सीट है। वहाँ हमने जब सर्वे कराया, हमने, यह सत्य है, आप इसका पता भी कर सकते हैं कि हमने पंचायत वाइज प्रभारी बनाए और वहाँ पिछले 2-3 महीनों से, जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, लगातार वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ के जनता से, एक जनता से हम लोग मिल चुके हैं। कोई ये नहीं है कि आज हमको प्रचार करने की आवश्यकता होगी। एक जनता से रूबरू हो गए और उनकी क्या मंशा थी, तमाम तरह के कैंडिडेट पे चर्चा हुआ। आप लोगों को भी पता होगा कि परिवार में कई सदस्य, तो ये और भी कार्यकर्ता में कई तरह के लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वहाँ से जो नाम उभर कर आया, सबों का एक सुर था। चूँकि जीतन राम मांझी का ऑरा इतना बड़ा है और उनका काम करने का जो तरीका था, लोगों की अपेक्षाएँ भी वही हैं। अभी लोग अभी भी उन्हीं की तरह चाहते होंगे कि जैसे जीतन राम मांझी के एक फ़ोन पे काम होता था, जिस तरह से विकास के कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, लोगों के दिमाग में अभी भी वही है। तो उस हिसाब से दीपा मांझी को ये चुनाव लड़ाया गया। बाकी हमारी पार्टी ने तो प्रफुल्ल मांझी जी को सिकंदरा से विधायक बनाया। आपको पता है कि उनकी लेगेसी क्या थी। श्रवण भुइयाँ को हमने टिकट कुटुंबा में दिया, जहाँ से संतोष कुमार सुमन चुनाव लड़ते थे, उस सीट को छोड़ के उनको दिया। राजेश्वर मांझी जी को हम लोगों ने फुलवारी शरीफ से चुनाव लड़ाया। राजेंद्र यादव जी को हमने, साधारण कार्यकर्ता थे हमारी पार्टी के, उनको हमने कस्बा से चुनाव लड़ाया। तो कार्यकर्ता संस्कृति को कम संसाधन में, कम जगह होते हुए भी हमने जिंदा रखने का काम किया है। आगे आने वाले चुनाव में आपको ये दिखेगा। सवाल यह है कि ये कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी अपनी बहू को टिकट दिए, चाहते तो वो किसी कार्यकर्ता या फिर अन्य लोगों को भी वो आगे बढ़ा सकते थे। ये बहू शब्द का विरोध, देखिए, बिल्कुल ये वही विरोध कर रहे हैं जो अपनी बहू को कभी जगह नहीं दिया, जिन्होंने घर में, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बेटे और बेटी को तो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बहू को घर से निकाल देते हैं, बहू को घर में रहने भी नहीं देते हैं। तो वैसे लोग हम पर सवाल कर रहे हैं। हम तो हर चीज़ को, सामाजिक अगर चीज़ों पर आप देखेंगे तो घर में जो आप सब भी इससे जूझते होंगे, देखते होंगे कि जो बहुओं को सम्मान मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा कमी रहा है। तो जीतन राम मांझी जी को तो हम उसके लिए भी बधाई देंगे कि भाई कोई बहू को घर से निकाल रहा है, कोई बहू को अपनी विरासत सौंप रहा है, तो ये भी एक समाज में बड़ा मैसेज जाएगा। उसको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। दीपा मांझी हर तरह से हमको लगता है कि उस क्षेत्र के लिए बेहतरीन कैंडिडेट हैं और जनता की डिमांड भी है। जीतन राम मांझी जी जितने वोटों से जीतते थे, उनके आशीर्वाद से हमको लगता है दीपा मांझी जी उनसे भी ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करेंगी, जीतन राम मांझी जी के इस मैसेज को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण का। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।